गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये मादा जनन तंत्र के भाग है, जैसे कि अंडवाहिनी, जिसे आप डिंब वाहिनी भी कहते हो, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि। बेटा इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। गाइज अगर आपने नर जनन तंत्र वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से भैया नर जनन तंत्र के बारे में चर्चा की थी। गाइज इस वीडियो में हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है बेटा कि मादा जनन तंत्र कहाँ उपस्थित होता है, इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन क्या है बेटा, कहाँ होता है भैया ये? तो मैं आपको बता दूं, ये होता है श्रोणि भाग में, पेल्विक कैविटी में। अब बात आती है कि भैया ये पेल्विक कैविटी हो कहाँ होती है। देखिए हमारे सीने में बेटा जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी, वक्षीय भाग कहा जाता है, जिसमें हमारे फेफड़े और हमारा हृदय उपस्थित होता है। अगर आप हमारे थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे देखोगे बेटा तो आती है भैया एब्डोमिनल कैविटी, जिसे आप हिंदी में उदर गुहा कहते हो, जहां पर हमारा भैया छोटी आंत, बड़ी आंत, पेंक्रियाज, लीवर, पेट ये सभी उपस्थित होते हैं। और बेटा हमारी आंतों के जस्ट नीचे एक कैविटी और होती है, जिसे कहा जाता है पेल्विक कैविटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रोणि भाग। और इसी श्रोणि भाग में बेटा नर जनन तंत्र भी होता है नर में, और भैया मादा जनन तंत्र भी होता है मादा में, है कि नहीं है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मादा जनन तंत्र कहाँ उपस्थित होता है भैया, तो बता देना पेल्विक कैविटी में होता है, श्रोणि भाग में होता है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र है क्या। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा तंत्र है जो भैया मादा में जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, और भैया जनन अंगों को विकसित करने में सहायक होता है। ऐसा तंत्र बेटा मादा जनन तंत्र कहलाता है। मैं लिख देता हूं, यह वह तंत्र है, यह वह तंत्र है जो मादा में जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। जनन कोशिका जानते हो किसे कहा जाता है? जनन कोशिका मादा युग्मक भैया अंडाणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंडाणु को कहा जाता है। तो ये अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है ये तंत्र। और बात करें तो निषेचन की प्रक्रिया में भी संपन्न होता है, यह सहायक होता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है बेटा उसमें भी सहायक होता है। क्या होता है निषेचन, आगे भी हम पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं बेटा तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत युग्मज में जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। और बात करें तो भैया जनन अंगों की ग्रोथ करवाता है, जनन अंगों को विकसित करता है। जनन अंगों को महिला में बात कर रही है भैया, महिला में हम बात कर रहे हैं, ये जनन अंगों को विकसित करता है। ऐसे तंत्र को बेटा क्या कहा जाता है? ऐसे तंत्र को कहा जाता है भैया मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा ये जो मादा जनन तंत्र होता है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में? दो भाग में बटा हुआ होता है, जिसमें एक आता है भैया प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, या आप कह सकते हो भैया कि प्रमुख अंग। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ। और भैया दूसरा होता है इसमें द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, या फिर सहायक अंग।
बेटा इस प्राथमिक लैंगिक अंग में प्रमुख अंग में जो आता है भैया वो आता है अंडाशय। कौन आता है? अंडाशय आता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कौन आता है? अंडाशय आता है, क्योंकि भैया इसी अंडाशय में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। इसलिए भैया ये भैया प्राथमिक लैंगिक अंग है, या भैया मादा जनन तंत्र का ये प्रमुख अंग है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया मादा जनन तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो कौन है, तो बता देना भैया अंडाशय। इससे हार्मोन भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। और भैया इसमें ही अंडाणु का निर्माण होता है, और ये भैया मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग है, या आप कह सकते हो कि प्रमुख अंग है। अब बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग की, या फिर सहायक अंग की। तो देखिए बेटा, ये है जो आपका अंडाशय, तो ये है अंडाशय, एक ये है और एक ये है, ये एक जोड़ी होता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी संख्या 2 होती है। लेकिन हम सहायक अंगों की बात करें, जो भैया जनन की क्रिया में सहायक होते हैं और अंग, वो है एक है अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हो, अंडवाहिनी नली। इसमें भैया निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बेटा, ये इसी में ही होती है। और बात करें तो इसके अलावा है भैया गर्भाशय, जिसमें भैया पूरे 9 माह तक बच्चा सरवाइव करता है, विकसित होता है। और यह है भैया गर्भाशय ग्रीवा। ये भैया गर्भाशय का मुख होता है, जिससे होकर वीर्य, या फिर आप जिसे कहते हो सीमन, ये भैया इस गर्भाशय से होता हुआ डिंबवाहिनी नलिका तक या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और ये होती है बेटा योनि। आप कह सकते हो कि मादा जनन तंत्र का ये बाहरी भाग होता है, और मैथुन की जो क्रिया होती है बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो सीसन होता है बेटा, वो इसी भाग के अंदर जो वीर्य होता है, जो शुक्राणु होता है, उसको छोड़ता है। वीर्य में तो होता है बेटे शुक्राणु, तो वो इसी भाग में छोड़ता है। और फिर भैया गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ वो गर्भाशय ग्रीवा से अंदर एंटर करता है गर्भाशय में, गर्भाशय से होता हुआ बेटा वो डिंबवाहिनी में चला जाता है। आगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि प्रमुख अंग में आता है अंडाशय, और बेटा जो सहायक अंग होते हैं उसमें आता है अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। अब हम आपको एक एक अंग के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारी कहानी भी आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन गाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ मैं नर जनन तंत्र में भी मैंने एक ही बात कही थी, और मादा जनन तंत्र में भी बेटा मैं यही बात कह रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपको ऊपर की बातें बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, वहां पर मैं आपको इस अंडवाहिनी नलिका के भाग भी पढ़ाऊंगा, इस अंडाशय के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, इस गर्भाशय के 3 भाग होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत अंदर की बहुत सारी चीजें। तो गाइज अब हम शुरुआत करते हैं भैया हमारे मादा जनन तंत्र का जो प्रमुख भाग है या प्रमुख अंग है या प्राथमिक लैंगिक अंग है बेटा अंडाशय, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर अंडाशय के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लीजिए भैया, अंडाशय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंडाशय के बारे में, इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है भैया? इसकी संख्या 2 होती है, अर्थात ये एक जोड़ी होता है। ये देखो, एक तो ये रहा भैया आपका अंडाशय, और एक ये रहा। ठीक है बेटा, इसमें निर्माण होता है किसका? अंडाणु का। एक इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? ओजेनेसिस कहलाती है।
अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है भैया ओजेनेसिस। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है भैया अंडाशय में होता है, और ये प्रमुख अंग है मादा जनन तंत्र का, या आप कह सकते हो कि मादा जनन तंत्र का ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं बेटा, जब ये अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, जब ये अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है बेटा, तो ये 2 हार्मोन का निर्माण करता है। कितने हार्मोन का निर्माण करता है बेटा? 2 हार्मोन का निर्माण करता है, जिनमें से नंबर 1 पर आता है भैया एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जिसे भैया मादा हार्मोन भी कहा जाता है, और दूसरा है भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन या भैया गर्भाधारण हार्मोन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये निकलता है किशोर अवस्था के समय। कब निकलता है बेटा? किशोर अवस्था के समय निकलता है, यानी कि ये लड़कियों में 11 से 12 वर्ष की उम्र में भैया निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है। देखिए, ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दिखाता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है क्या बेटा? जैसे कि आवाज का पतली होना या फिर आवाज का मधुर होना, मासिक धर्म चक्कर का स्टार्ट होना, स्तनों का विकास होना, नितंब का चौड़ा होना, जनन अंगों पर बालों का आना, कांखों में बाल आना। बेटा, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब ये महिला, अब ये लड़की भैया जनन क्रिया के लिए तैयार है। क्या आप जानते हो बेटा जनन क्रिया क्या होती है? ये सभी सजीवों में संपन्न होने वाली क्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतान, अपने जैसे समान संतान को उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने व्यवहार को प्रबल रखने के लिए बेटा जनन करता है। और लड़कियों में भैया इसी हार्मोन से वो लड़कियां बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं भैया इसी हार्मोन के कारण। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आवाज का पतली में मधुर होना, मासिक धर्मचक्र का स्टार्ट होना, स्तनों का विकास होना, नितंब का चौड़ा होना, जनन अंगों पर बालों का आना, कांख में बालों का आना। बेटा, ये ऐसे बाहरी लक्षण है जो ये बताते हैं कि भैया इस लड़की में या इस बालिका में भैया ये अब जनन क्रिया के लिए तैयार है। तो बोलो, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य आपको समझ में है? ओके, अब बात करते हैं बेटा, देखिए इस एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मादा हार्मोन। होने को तो दोनों ही मादा हार्मोन है, लेकिन भैया ये मुख्य हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन, गर्भाधारण हार्मोन। अब बात करते हैं भैया कि ये हार्मोन क्या करता है। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए बेटा ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये भैया शरीर को तैयार करता है। मैंने क्या कहा? प्रेगनेंसी के लिए बेटा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शरीर को तैयार करता है। दूसरा, जो मासिक धर्म चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। और बात करें तो यौन संबंधों की इच्छाओं को ये हार्मोन बढ़ाता है बेटा। यौन संबंधों की इच्छाओं को ये हार्मोन बढ़ाता है। तो क्या अंडाशय का कार्य आपको समझ में है? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा? अंडाशय में होता है।
इसकी संख्या 2 होती है, ये एक जोड़ी होती है। जब ये अंतःस्रावी तंत्र के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जब ये काम करती है तो बेटा 2 हार्मोनों का निर्माण करती है। एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन भी कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके भैया, नंबर 2 पर अब बात करते हैं हम अंडवाहिनी डिंबवाहिनी नलिका की। आप देखोगे यह है अंडाशय, और भैया इसी अंडाशय से ये डिंबवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी नलिका जुड़ी हुई होती है, जो आगे से तो बेटा पतली है, फिर यहाँ पर थोड़ा फुलाव दे रखा है, और फिर यहाँ पर भैया ये टिप के समान ये झालर होती है बेटा, ये संरचना जुड़ी हुई होती है। किससे? अंडाशय से। मैं आपको बता दूं इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये भी भैया एक जोड़ी होती है, इसकी संख्या भी 2 होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है? ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, अब बात करते हैं हम नंबर 2 पर अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी, जिसे आप भैया डिंबवाहिनी भी कहते हो, इंग्लिश में कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। बेटा इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और ये भी भैया एक जोड़ी होती है, यानी कि इनकी जो संख्या है वो संख्या भी बेटा 2 होती है। इसका एक भाग गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और एक भाग बेटा इसका किससे जुड़ा हुआ होता है? अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। इस अंडाशय में बेटा किसका निर्माण हुआ? अंडाणु का निर्माण हुआ। होने को तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है बेटा अंडाणुओं का निर्माण होना, लेकिन जब भैया किशोर अवस्था आ जाती है लड़कियों में, तब भैया एक एक अंडाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, यानी कि अंडाशय से बाहर निकलते हैं। एक माह यहाँ से निकलेगा एक अंडाणु, दूसरे माह यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा ये जो अंडवाहिनी है, ये जो डिंबवाहिनी है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, जिसमें ऑप्शन होता है बेटा अंडाशय, डिंबवाहिका नली, डिंबवाहिनी नलिका, या फिर गर्भाशय, या फिर योनि, या फिर गर्भाशय ग्रीवा, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको राइट आंसर क्या देना है बेटा? आपको राइट आंसर देना है कि भैया अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हो, इसी में ही भैया निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये होता क्या है निषेचन की प्रक्रिया? तो भैया मादा में यानी कि महिला में तो बनता है अंडाणु, जो कि अंडाशय से निकलता है, और भैया वर्षण टेस्टिज ये होता है बेटा नर में, और इससे निकलता है बेटा शुक्राणु। अब ये शुक्राणु महिला के इस भाग में पहुंचता है, किसमें? अंडवाहिनी नलिका में या डिंबवाहिनी नलिका में, और यहाँ पर आकर बेटा ये आपस में जुड़ जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, जिससे बेटा निषेचन की प्रक्रिया होती है। और इस निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत किसका निर्माण होता है? भैया जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो जाइगोट है, ये युग्मनज है, इसे मानव जीवन की पहली कोशिका कहा जाता है। मानव जीवन की पहली कोशिका कहा जाता है। फिर इसमें भैया विभाजन होता है, और इसी से ही भ्रूण बनता है, और बेटा भ्रूण से ही किसका निर्माण होता है? शिशु का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है बेटा। पूरे 9 माह तक बेटा ये जो युग्मनज जाइगोट का निर्माण, जो भ्रूण है बेटा, वो इसी में ही विकसित होता है। किसमें? गर्भाशय में, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। अभी शुक्राणु बेटा कैसे पहुंचता है इस वाले भाग तक? तो बेटा आपको नर जनन तंत्र देखना पड़ेगा, क्योंकि नर जनन तंत्र जहां से लेकर के ये शुक्राणु बनते हैं, वहां से लेकर के भैया इस मादा के इस योनि वाले भाग तक पहुंचते हैं, वहां तक की कहानी मैंने आपको नर जनन तंत्र में पढ़ाई थी। अब भैया नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के इस योनि भाग से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो वहां पर बेटा पूरा ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी आपको समझ में आई?
मैंने ये कहा बेटा, जो अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती है इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये एक जोड़ी होती है, इसकी संख्या 2 होती है भैया। निषेचन की प्रक्रिया इसी में ही संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन होते हैं, आपस में जब मिलते हैं भैया, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसके तहत बेटा एक संरचना का निर्माण होता है, इसे युग्मनज में जायगोट कहा जाता है। इसे मानव जीवन की नींव या मानव जीवन की ईंट या मानव जीवन की पहली कोशिका कहा जाता है बेटा। इसी से ही भैया भ्रूण बनता है, भ्रूण से भैया बच्चा बनता है। अब ये जायगोट बेटा कहाँ जाएगा? इस गर्भाशय की दीवार पे जाकर के चिपक जाता है। अब देखो अंडवाहिनी नलिका में यहाँ तो हुआ भैया फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ये है अंडाणु, ये क्या है आपका अंडाणु, और ये है बेटा शुक्राणु। इसने इसको भेद दिया, निषेचन की प्रक्रिया हो गई। जो युग्मन जो जायगोट बना है बेटा, अब वो कहाँ जाएगा? अब ये आ जाएगा भैया यहाँ पे। अब वो आ गया भैया गर्भाशय की दीवार पे आके चिपक जाता है। अब उसके बाद में है बेटा गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में पढ़ते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके भैया, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो भैया चले आगे। ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 3 पर गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय गाइस, इसकी जो संरचना होती है उस संरचना भैया उल्टी नाशपाती जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? उल्टी नाशपाती जैसी, उल्टी नाशपाती के समान ये दिखाई देती है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है? ये आपका गर्भाशय, ये बेटा गर्भाशय, और ये इसकी आंतरिक परत है बेटा गर्भाशय की, जिसमें बेटा ये जायगोट आकर के चिपक जाता है। यहाँ पर इसका विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से बेटा विभाजन लगातार होता रहता है। और भैया इसी से ही, इस जायगोट से ही किसका निर्माण होता है? जायगोट से ही बेटा भ्रूण बनता है, और बेटा इस भ्रूण से बनता है बच्चा। यहाँ पर बच्चा बेटा पूरा 9 माह तक सर्वाइव करता है, 9 माह तक परिपक्व होता है, और 9 माह के बाद में बेटा फिर उसका जन्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो भ्रूण होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो भ्रूण है गर्भाशय में उपस्थित है, इस भ्रूण को पोषण कहाँ से प्रदान होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब ये भ्रूण गर्भाशय में होता है तो माँ और बच्चे के बीच एक नाल का निर्माण होता है, एक नाल का निर्माण होता है, एक नाल का निर्माण होता है भैया। उस नाल को कहा जाता है गर्भनाल, इंग्लिश में कहा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेटा, इसी गर्भनाल की सहायता से माँ अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है, जैसे कि ग्लूकोज, ब्लड, पानी, ऑक्सीजन, ये सभी चीज बेटा इस गर्भनाल की सहायता से, इस प्लेसेंटा की सहायता से माँ अपने बच्चे को देती है, जिससे उसका लालन पोषण होता रहता है भैया गर्भाशय में। और जब बेटा बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा जो गर्भनाल होती है बेटा वो काट दी जाती है। समझ में आया? ओके, तो यह है बेटा गर्भाशय की कहानी। अब बात करते हैं गर्भाशय ग्रीवा की। तो बेटा ये होता है गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग, ये वाला, ये भाग होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना हुआ है लेकिन ये वाला भाग होता है। एक्चुअली में गर्भाशय का मुख होता है बेटा, तो इसकी कहानी समझिए। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए अब बात करते हैं बेटा गर्भाशय ग्रीवा की। नंबर कौन सा दूं? 4 नंबर। यह है भैया गर्भाशय ग्रीवा।
एक्चुअली में बेटा ये जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय का ये मुख होता है। ये क्या है भैया? ये गर्भाशय का मुख होता है। बेटा इसका कार्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, इस वीर्य में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। बेटा ये जो शुक्राणु होते हैं, ये जो वीर्य होता है, वो भैया इसी भाग से होकर गर्भाशय से होता हुआ कहाँ पहुंचता है भैया? अंडवाहिनी नलिका में पहुंचता है। किसके लिए भैया? अंडे के लिए। और वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो वो अंडा होता है, उसको निषेचित करता है ना भैया ये शुक्राणु, इसलिए जाता है भैया, ताकि युग्मनज में जाइगोट का निर्माण कर सके। तो सिंपल सी बात है, गर्भाशय का मुख होता है बेटा, जिससे होकर वीर्य या शुक्राणु गर्भाशय से होता हुआ भैया अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका तक या फिर फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा नंबर 5 पर, योनि की। योनि की मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो योनि होता है, ये मादा जनन तंत्र का, आप कह सकते हो कि ये मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग होता है। मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, जिसमें मैथुन के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, आप कह सकते हो कि सेक्स के समय जो सीसन होता है, वो भैया योनि में वीर्य का, या आप कह सकते हो कि शुक्राणु का त्याग करता है। ये कार्य होता है बेटा योनि का, वेजाइना का। आशा करता हूं बेटा ये सारी कहानी मादा जनन तंत्र का, या आपको ऊपरी पार्ट, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहाँ से, या फिर मैं आपको बता दूं जो 10th एग्जाम है उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप इस तरीके से भी वर्णन कर सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। 12th में भी बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से अगर आप इस तरीके से भी करके आओगे तो फिर भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जब हम बेटा ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जो गर्भाशय होता है ना, इसके भी 3 भाग होते हैं। ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है बेटा, इसके भी 3 भाग होते हैं। और ये जो अंडाशय होता है, ये भी बेटा 2 भागों में बटा हुआ होता है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिनके बारे में अभी हमें जानना बाकी है। तो बेटा जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको इस चैप्टर की समझ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको भी यह चैप्टर पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। गाइज अगर आपने नर जनन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, नर जनन तंत्र वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, भैया जाकर जरूर देख लेना। क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, तो इससे भी अच्छे से बेटा मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि इसमें 100% नहीं दिया, इसमें भी 100% देने की कोशिश की है। लेकिन नर जनन तंत्र को भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि वहां भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट फ्री कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है, जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपकी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, प्लीज जरूर देखें। और ये वीडियो बेटा सभी प्रतियोगी परीक्षा, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। चाहे आप रेलवे, SSC, NDA, PCS, नीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए बेटा, जहाँ से भैया बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th बोर्ड ले लीजिए, 12th ले लीजिए बेटा, सभी के लिए उपयोगी है।
तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है इस चैप्टर से जिनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि वीवी पोरस क्या होता है, ओवी पोरस क्या होता है, जब मैंने निषेचन का अर्थ आपको समझा दिया, वैसे ही बेटा मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ, जहाँ से डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब शुक्राणु का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, जब अंडाणु का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहते हैं, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, वो कितने भागों में बांटे गए हैं लिंग के आधार पर, तो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा बेटा। इसलिए अगली क्लास मत देखना, क्योंकि अगली क्लास देखना मत भूलना, क्योंकि भैया वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त और करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।